अभी हेट स्पीच के एक मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी गई है और उसमें से एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे आगे इस वीडियो में। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जैसे जैसे इलेक्शन समीप आते हैं, जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम आता है, वैसे वैसे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन जाता है। क्योंकि ओपोजिशन पार्टी क्या है, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं और वो सीधे हाई कोर्ट अप्रोच ना करके उस समय सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं ताकि जल्द से जल्द फैसला आ सकता है। अब उस समय में प्रॉब्लम ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट जो पहले से केसेस की वजह से ओवरबर्डन्ड है वो इन केसेस में उलझ जाते हैं जिसमें वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के केसेस को ही सुनते रह जाते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये रही थी कि भाई आपको अगर कोई ऐसा केस है तो आप पहले हाई कोर्ट को अप्रोच करिए और उसके बाद जो एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, अगर आप हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हैं या फिर आपको लगता है आपको रिलीफ नहीं दी गई है, तब आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे इस वीडियो में, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली ये बोला है कि 33 जजों के साथ जो वर्कलोड है या फिर जो केसेस का लोड है वो अनमैनेजेबल है। अगर सारी कंट्री के केसेस सुप्रीम कोर्ट पे आने लग जाएं तो वो 33 जजों के साथ इस लोड को नहीं मैनेज कर सकते। अब ये जो ओवरलोड वाली बात है इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे कि आखिर परिस्थितियाँ क्या है, क्यों इस तरीके से बोला जाता है कि कोर्ट में केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, उनके कारण क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट क्या है और क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है, आखिर जो पेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं वो आखिर कितनी बड़ी है। तो अगर हम देखें, जैसे आप देख सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2021 में 70,239 केसेस पेंडिंग थे और अब 2025 में जाके वो 30% बढ़ गए हैं और आज की सिचुएशन ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास 90,694 केसेस पेंडिंग है। ये 2025 का डेटा है। अब आप खुद सोचिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है या फिर उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और ऐसे इम्पोर्टेंट केसेस 90,694 हैं जो पेंडिंग हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट फैसले, कितने इंपॉर्टेंट लिटिगेशन अभी ऐसे हैं जहाँ पे कोई फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लिया नहीं जा सकता क्योंकि वो कोर्ट में पेंडिंग है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्यों पेंडिंग है उनके कारणों को हम आगे देखेंगे। अगर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट केसेस में आए, लोअर कोर्ट्स के पास आए, तो वहाँ पे 4.80 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अगर हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो आप ये देखिए कि एवरेज बेसिस पे हर 29वां बंदा एक कोर्ट केस में फंसा हुआ है। मीन्स आप कह सकते हैं कि आपसे दूसरे या तीसरे या चौथे घर में हर एक बंदा कोर्ट केस को डील कर रहा है। स्टेट लेवल पे अकेले उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसके पास पूरे देश के जो पेंडेंसी है उसके 23% पेंडेंसी अकेले उत्तर प्रदेश में है और ये पेंडेंसी है 1.13 करोड़ केसेस की। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा कोर्ट केसेस पेंडिंग है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, जो है 11.66 लाख। अब बात आती है, प्रॉब्लम हमने देख ली क्या प्रॉब्लम है कि कोर्ट केसेस पेंडिंग है, कितने कोर्ट केसेस पेंडिंग है। अब बात आती है कि अगर ये चोट लगी है तो उस चोट के लगने का कारण क्या है। अगर कोर्ट केसेस इतने पेंडिंग है तो आखिर वो हुआ कैसे, इस परिस्थिति में हम लोग आए कैसे। तो सबसे पहली बात है कि इंडिया में, भारत में हर 10 लाख लोगों पे 21 जज हैं। इसको कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस उठाए तो आप रेफरेंस उठा सकते हैं लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन की। उनके अकॉर्डिंग हर 10 लाख लोगों पे भारत में 50 जज होने चाहिए। और ये 50 जज की जो रिकमेंडेशन है वो आज की नहीं है, वो 1987 की है। मीन्स अब से 39 साल पहले की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग भी हर 10 लाख लोगों पे 50 जज होने चाहिए और आज हम 2026 में। तो हो सकता है कि आज वो जो रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा बढ़ गई हो, क्योंकि आज की जो पॉपुलेशन है उसको आप 1987 से कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा है। इसका एक और रेफरेंस पॉइंट लें अगर हम कंपैरिजन के लिए, तो हम देख सकते हैं कि यूएस का जो फिगर है वहाँ पे हर 10 लाख लोगों पे 150 जज है और यहाँ पे भी हर 10 लाख लोगों पे 21 जज है। तो आप सोच सकते हैं कि जजों की दशा क्या है कि वो किस तरीके से ओवरबर्डन्ड है। कोर्ट केसेस जिसमें कोई रेप का केस है, कोई मर्डर का केस है, कोई लिटिगेशन है, कोई लैंड का मामला है, कितने सालों से लटके हुए हैं, वहाँ पे हर 10 लाख लोगों पे सिर्फ 21 जज है जिनको वो मामले सुनने हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी बोला था कि हम लोगों को ज़्यादा जजेस चाहिए ताकि इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सके।
अगर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें और देखें कि भाई और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आज की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, तो उसमें सबसे पहला कारण आता है कि लोअर कोर्ट्स में 4,855 वैकेंसीज़ हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जहाँ 10 लाख लोगों पे 21 जज हैं और 1987 की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग भी 50 होने चाहिए, और आज हम 2026 में हैं, वहाँ पे 4855 वैकेंसीज़ करंट स्ट्रेंथ पे जो जजेस सिटिंग है उन पे कितना वर्कलोड बढ़ा रही होंगी। क्या वो इस पोजीशन में है भी कि वो एक इफ़ेक्टिव डिसीजन ले पाए, हर कोर्ट हर केस की तह तक जा पाए, उसके फैक्ट्स हैं उनको एनालाइज कर सके और तब एक साउंड डिसीजन दे सकें। अकेले हाई कोर्ट्स में 297 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें ग्रेव नेचर के केसेस आते हैं, जिसमें लोग कई कई सालों से उसमें सुनवाइयाँ चल रही हैं, और वहाँ पे 297 वैकेंसीज़ है। तो आप कोर्ट केसेस का हाल देख सकते हैं। एक इसमें रीज़न बनता है कॉलेजियम टसल का, जैसे हमने पीछे न्यूज़ में भी देखा था कि सरकार ये चाहती है कि उनका भी एक मत हो जजों को नियुक्त करने में, जबकि कोर्ट्स चाहते हैं कि जो वैकेंसी है, जो फिलअप हो, जो अपॉइंटमेंट हो, वो कोर्ट करे। तो कहीं ना कहीं ये जो टसल है वो कहीं ना कहीं उस टाइम को बढ़ा देता है जो एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट में लगना होता है। और जैसा हमने पीछे देखा कि ऑलरेडी हम शॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ हैं, पर 10 लाख के हिसाब से भी जो लॉ रिकमेंडेशन है उससे काफ़ी नीचे, आधे से भी नीचे। और उस केसेस में अगर जो अपॉइंटमेंट में देरी होती है तो कहीं ना कहीं एक आम जनता है वो उससे त्रस्ती होती है। जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं, जैसे साइबर क्राइम्स हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, उनको हैंडल करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स की कमी है, ताकि जो दूसरे कोर्ट्स हैं वो अपने दूसरे मैटर्स को, रेगुलर मैटर्स को जल्दी जल्दी सुनवाई कर सकें, उनके फैक्ट्स को एनालाइज करते हुए इफ़ेक्टिव डिसीजन दे सकें। जैसे अगर हम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का एग्जांपल लें तो 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को सैंक्शन किया गया था, लेकिन उसमें से जो ऑपरेशनल है एज ऑफ दिसंबर 2024, उसमें से सिर्फ 747 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। हमने स्थिति देख ली, कारण देख लिए। अब उसका जो प्रभाव है अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो उसका प्रभाव है वो आर्टिकल 21 पे आता है, जो एक फंडामेंटल राइट है, जो ये कहता है कि किसी भी बंदे को उसकी पर्सनल लिबर्टी से आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। अब आप उस बंदे की हालत समझने की कोशिश करिए जो कई सालों से कोर्ट केसेस में फंसा हुआ है, जिसको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, हर बार कोई ना कोई कारण से वो सुनवाई आगे बढ़ती जाती है और अभी तक उसको वो न्याय मिला नहीं, वो जजमेंट नहीं मिला जो उसकी स्थिति को सुधार सके और फाइनली वो अपनी प्रोग्रेस के लिए जो रियल मायने में उसे काम करने हैं उस पर ध्यान दे सके। इसमें इंडिविजुअल शामिल हैं, इसमें कंपनीज शामिल हैं, जो उनका इम्पोर्टेंट समय जो वो अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी स्थिति, अपने परिवार की स्थिति को सुधारने में लगा सकते हैं। उनका वो जो प्रीशियस टाइम है वो कोर्ट केसेस में चला जाता है। कोर्ट केसेस इतने लंबे चलते हैं, अगर अभी भी आप न्यूज़ उठाओगे, न्यूज़पेपर उठाओगे, तो आपको कई बार उसमें देखने को मिलेगा कि किसी बंदे को अभी 1997, 2000, 2005 के केसेस में अभी उसकी सुनवाई चल रही है, फिर उसका जजमेंट आया है। और कई बार तो ऐसे केसेस सुनने को मिल जाएंगे, जजमेंट आया है, पता चला कि वो दोषी नहीं था, वो तब से बेचारा पिन केस के मामले में ही तब से जेल काट रहा है और फाइनल पता चला कि वो दोषी नहीं था। तो जो इतना लंबे अरसे के बाद जब जजमेंट आता है, देखिए समझने की कोशिश करिए, जजमेंट का एक जो मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है डेटरेंस क्रिएट करना सोसाइटी में। अगर वो जजमेंट इतना लेट आ रहा है तो जो अराजक तत्व है उनको पता है कि आप कोर्ट केसेस करिए, उनको पता है कि नहीं 15 साल 20 साल तक कुछ नहीं होना, तो वो अपना फ्रीली रोम कर रहे हैं, फ्रीली घूमते जा रहे हैं, उनका अपना काम हो गया। अब जो जजमेंट होगा पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं है, या फिर किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो गए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो प्राइम टाइम अपना जेल के बाहर बिता चुके हैं। और ये यहीं पे नहीं रुकती हैं चीज़ें, इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आता है। जब कोर्ट केसेस इतने लंबे चलते हैं तो जो कंपनियां हैं वो अपने बेसिस बनाने के लिए डरती हैं कि भाई अगर उनके ऊपर कोई केस होता है तो केस ही इतना लंबा चल जाएगा कि वो अपने कंपनी की ग्रोथ पे ध्यान कब देंगे। हम देखिए बात निकल के फिर वहीं पे आते हैं कि प्रॉब्लम सब जगह है, लेकिन उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है ऑब्वियसली जुडिशियल रिक्रूटमेंट। अगर सबसे उसमें भी पहला हमारा टारगेट है कि कम से कम जो कमीशन की रिकमेंडेशन है 1987 की 50 जज पर 10 लाख लोगों पे, कम से कम पहले हम उसको अचीव करने की कोशिश करें। उसके लिए हम स्पेशल जुडिशियल जो सर्विस है उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे हम IAS सेलेक्ट करते हैं, IPS सेलेक्ट करते हैं, कैलिबर बहुत है, हम बंदों को ला सकते हैं कि वो उन केसेस को देखें।
इससे अपने आप ही जो जज रेशो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। और जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है, हो सकता है वो उस समय की रिकमेंडेशन है 50 जजेस की पर 10 लाख लोगों पे, और आज उससे भी ज़्यादा लोगों की हमें ज़रूरत हो सकती है जज में। तो हम ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जजों का अपॉइंटमेंट हो सके, और जो इतने लंबे समय से केसेस पेंडिंग है उनका निपटान में एक स्पीड लाई जा सके। स्पेशलाइज कोर्ट्स को की जो संख्या है उनको बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं 1023 सैंक्शन थे, वहाँ सिर्फ 747 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ही ऑपरेशनल हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जैसे कि पोक्सो से रिलेटेड केसेस के लिए फास्ट ट्रैक जो स्पेशल कोर्ट्स है वो स्कीम इम्प्लीमेंटेड है और वो मार्च 26 तक है। तो उसी तरीके से हम उसी लाइन पे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं जो स्पेशलाइज केसेस को सुने और जो अदर जजेस हैं वो अदर केसेस को सुन सके, उनका निपटान हो सके। और देखिए वो स्थिति भी हो सकती है कि कोई केस कोर्ट में पहुंचे ही ना, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि किसी भी केस को फाइल होने से पहले जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन है वो मैंडेटरी कर दिया जाए कि आप दोनों लोग जो दो पार्टी हैं वो पहले अक्रॉस द टेबल बैठे। अगर आप आपस में कुछ एक ऐसा समाधान निकाल सकते हैं या फिर जिस पे आप डिस एग्री कर सकते हैं तो वो दोनों पे बाइंड हो जाए और वो आगे उसके अगेंस्ट अपील ना किया जा सके, जैसे कंसिलिएशन में होता है। एक कंसिलिएटर नियुक्त किया, दोनों पार्टी आमने सामने बैठी, दोनों जिस डिसीजन पे एग्री हुए वो दोनों पे बाइंड हो गया, तो ताकि हमें आगे जो कोर्ट केस है कोर्ट के चक्कर ही ना काटने पड़े। जो फ्रिवोलस जजमेंट है वो एडजमेंट्स हैं जिनका कोई बहुत सॉलिड आधार ही नहीं है, ऐसे एडजमेंट को कम से कम दिया जाए ताकि जो दूसरी पार्टी है जो उसमें पिस रही है, जैसे दो पार्टियों में हो सकता है एक बहुत ही ताकतवर पार्टी हो और एक कमज़ोर पार्टी हो, तो ताकतवर पार्टी को शायद इतना फ़र्क ना पड़े एडजमेंट से, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो शायद अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो उस कोर्ट केस में गंवा दे। तो ये एफर्ट किए जाएं कि जो फ्रिवोलस एडजमेंट है वो ना दी जाए अनटिल अनलेस एडजमेंट के लिए कोई स्पेशल सॉलिड ग्राउंड हो। वो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जैसे भी हमने बात की, जो गैप है जितने सैंक्शन किए थे और जितना है जो गैप है उसको हम फिल करें और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को लाएं। इस मामले में कुछ सुधार किए भी गए हैं, जैसे वर्चुअल कोर्ट्स है अभी ऑपरेशनलाइज्ड है अक्रॉस 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जैसे 21 वर्चुअल कोर्ट्स हैं जो जिन्होंने लगभग 2.5 करोड़ जो ट्रैफिक चालान केसेस हैं उनको डील किया है। ई फाइलिंग सिस्टम अब इंट्रोड्यूस हो गया है जिससे बहुत आसानी से आप पेपर फाइल कर सकते हो कोर्ट केसेस में, और एज ऑफ 2022 19 हाई कोर्ट्स ने इसको पहले ही अडोप्ट कर लिया। आज के समय में वो संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। तो अब कोर्ट में जो आप पेपर फाइलिंग का सिस्टम है वो भी पहले से सुविधाजनक है। फाइनली अगर हम इस टॉपिक को राउंड अप करें तो वैकेंसीज है ऑब्वियसली उनको अर्जेंटली फिलअप करने की ज़रूरत है ताकि एटलीस्ट हम जो 1987 की रिकमेंडेशन है कम से कम उसी को पूरा कर सकें। जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है उनको लाया जा सकता है, जैसे हमने बात की थी मीडिएशन हो सकता है, कंसिलिएशन हो सकता है, कि आप कोर्ट में अप्रोच करने से पहले ये जो मैकेनिज्म है आप उनको पहले एग्जॉस्ट करोगे ही। अगर आप आपस में किसी एग्रीएबल सॉल्यूशन में नहीं पहुंचते हो ओनली देन आप कोर्ट को अप्रोच करोगे। और लास्ट में वही कि हमारा पहला प्रयास यही रहे कि जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है 1987 की 50 जज पर 10 लाख लोगों पे, हम उसको प्रायोरिटी पे अचीव करने की कोशिश करें।